जो हम बेसिकली इक्विटी में निवेश के तरीकों की बात करते हैं, उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, जब आप डायरेक्ट बाजार में पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि आपका एआईएफ हो जाता है। अब इसमें जो एआईएफ है फिरोज, सबसे पहले मैं आपसे ये जो सेबी ने जो ये निर्देश दिया है उसको पहले समझना चाहती हूँ। बेसिकली एआईएफ के लिए सेबी ने कहा क्या है? देखिए स्वाति जी नमस्कार। आई थिंक स्वाति जी, सेबी का जो आदेश है एआईएफ के लिए, दो दो तीन इंपॉर्टेंट अहम चीजें हैं उस सर्कुलर में। पॉइंट वन ये है कि आपको जो एआईएफ है वो डायरेक्ट प्लान के माध्यम से भी इन्वेस्टर को अवेलेबल करना होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव था, जिससे जो 2013 में चालू हुआ था, अब 10 साल बाद एआईएफ को भी डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव का एक माध्यम इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। दैट्स पॉइंट वन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी, जो कमीशंस पे होती हैं उस पे अपफ्रंट कमीशंस को कैटेगरी 3 में बैन कर दिया गया है। 3 कैटेगरी के एआईएफ होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 होता है ओपन एंडेड, 2 होता है ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट फंड्स 2 में ऑपरेट करते हैं, जो भी सोशल इंपैक्ट वाले होते हैं वो कैटेगरी 1 में होते हैं। तो कैटेगरी 3 जिसमें लिक्विडिटी ओपन एंडेड होता है, उसमें अपफ्रंट को मना कर दिया गया है फर्स्ट में से। दैट्स वन चेंज। और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो एआईएफ्स हैं उसमें भी जो कमीशन हैं वो 1/3 3 साल की जो कमीशन है वो अपफ्रंट पे कर सकते हैं, ऐसी एक रोक लगाई गई है। सो कमीशन, डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव, और तीसरा सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा थी इस बिजनेस में, तो पीपीएम जो प्री प्लेसमेंट मेमोरेंडम का एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया गया है ताकि एआईएफ के इन्वेस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स को कॉम्प्रिहेंड करने की तकलीफ ना करनी पड़े। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स स्वाति जी इस सर्कुलर में। एक छोटा रिएक्शन फिरोज आपसे भी, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एआईएफ के लिए इस चेंज के बाद देखने को मिल सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली बिल्कुल है, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो प्लेसमेंट फीस की यहाँ पर जो बात हो रही है, क्या वो वहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी थी जिसके चलते ये बड़ा कदम लिया गया सेबी की वजह से? नहीं स्वाति जी, क्या है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, बहुत जरूरी कदम है। आई थिंक ये तो थोड़ा लेट हो गया, बट आई थिंक अगर आपने एडवाइजरी रेगुलेशन 2013 में जारी की थी, उसके बाद 10 कंसंट्रेशन पेपर और रेगुलेशंस आ चुके हैं एडवाइजरी बिजनेस पे। और एडवाइजरी बिजनेस इस आधार पे चलता है कि प्रोडक्ट वाला एडवाइजर को पैसे नहीं देगा और क्लाइंट से सीधे पैसे लिए जाएंगे। तो अगर हर प्रोडक्ट में डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो एडवाइजरी चलेगी कैसे? सिर्फ म्यूचुअल फंड तो नहीं होता, पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड होते हैं, पीएमएस होते हैं, एआईएफ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है। बाकी सब प्रोडक्ट में कोई डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है था, म्यूचुअल फंड में सिर्फ था। तो तभी इसीलिए हमने भी अपना निर्णय यही लिया था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जब तक कि पूरे प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड इसकी स्टेप की जो शुरुआत 10 साल पहले हो चुकी है। That's why I would call it marginally late. Point one. Point two, transparency is important. ये क्यों करा गया होगा? क्योंकि देखिए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें शब्दावली का भी प्रयोग देखें तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में काफी लोग स्टॉक्स को डाल के लॉन्ग ओनली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड चलाते थे, जो मेरे हिसाब से एक ऑक्सीमोरॉन है। कॉमन स्टॉक्स सबसे पुराने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, उसको एआईएफ के अंदर डाल के कमीशन लेना या प्रॉफिट शेयर्स लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था। उसको देख के सेबी ने कर्व किया है, क्योंकि ऑल्टरनेट फंड में ऑल्टरनेट चीजें डालनी चाहिए, ना कि सबसे पुरानी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल नहीं करना चाहिए। आई थिंक द रेगुलेशन इज द राइट डायरेक्शन। द स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज बीन वेरी क्लियर फॉर द लास्ट 10 years। अब सवाल ये उठता है फिरोज, जो इक्विटी में निवेश के जो तरीके हैं, जो हमने शुरुआत में भी कहा था, एक डायरेक्ट स्टॉक हो गया, एक म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। म्यूचुअल फंड जो निवेश है वो इन सब में वाइडली पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम एक निवेशक को समझाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो क्या एक कंपैरिजन सही बैठ सकता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड को पीएमएस या एआईएफ से कंपेयर करें, अगर एक निवेशक समझना चाहे कि इनके आपस के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए, लॉन्ग ओनली इसको कहते हैं, लॉन्ग ओनली
मतलब स्टॉक खरीदना या बुलिश पोजीशन एक्सप्रेस करने के आपके पास, जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, पीएमएस है, एआईएफ लॉन्ग ओनली एआईएफ्स हैं, एनपीएस भी है, इंश्योरेंस में भी काफी बार लॉन्ग ओनली इक्विटीज होती हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप मैथमेटिकली डिसाइड करना चाहें तो म्यूचुअल फंड टॉप में आता है। इवन फॉर अल्ट्रा एचएनआई, किसी के पास 1000 करोड़ भी हो तो म्यूचुअल फंड से उसकी लॉन्ग ओनली पोजीशन मीट हो सकती है, क्योंकि 380 स्कीमें हैं जो एक्टिव मैनेज्ड है। 380 में एक फोकस्ड कैटेगरी भी है जिसमें कम से कम स्टॉक होते हैं, 25-30 स्टॉक भी होते हैं। तो पीएमएस जैसा भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे किसी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा आप नहीं चुन सकते तो म्यूचुअल फंड ही होगा, और मैथमेटिकली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब क्षितिज जैसे अच्छे फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करें तो पीएमएस में कोई बुराई नहीं है डेफिनेटली। बट अगर आप देखें कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड में जो टैक्स डिफरेंस है उसको अगर हम रूपी वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं तो 0.84% आता है ज्यादातर टॉप स्कीम्स का इंडिया में। मतलब जैसे स्टॉक्स आपके अकाउंट में होते हैं तो फंड मैनेजर खरीदता बेचता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है साल में 10, 20, 50 ट्रांजैक्शंस का, जो फंड मैनेजर आपके अकाउंट में पीओए लेके करते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जितने भी ट्रांजैक्शन कर ले, सारे साल भर में पूरा पोर्टफोलियो ही बदल दे, आपके अकाउंट में टैक्स की तब लायबिलिटी आती है जब आप 10 साल बाद बेचने जाते हैं। तो पीएमएस पे टैक्स आपको ईयरली ऑन एवरी ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की एक्शंस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। इसकी हमने रूपी वैल्यू कैलकुलेट की टॉप 5 पीएमएस के लिए, तो उसकी एवरेज आई 0.84। तो 0.84% का आपका ज्यादा खर्चा टैक्स का लगता है, दैट्स 0.1। 0.2, अगर मैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स को देखूं लास्ट ईयर तो 2.41% की रिटर्न आई है, वन ईयर एग्जैक्टली -2.41। और वही टॉप 5 पीएमएस एयूएम के माध्यम से देखूं तो -10.83 आई है। तो रिटर्न में पीएमएस ने टॉप 5 स्कीम्स में साइज के माध्यम से आउट परफॉर्म नहीं किया है। कॉस्ट में भी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि प्रॉफिट शेयर्स हो सकती हैं पीएमएस में, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडिटी कंपैरिजन में थोड़ी पीएमएस मार खाती है। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्वाति जी, रिस्क जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा, दो रिस्क मेजर्स हैं, उसमें अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो 30-40%। सो आई वुड चूज अ म्यूचुअल फंड। पीएमएस में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, 500 करीब प्रोवाइडर हैं, उसमें से आई कांट पेंट ऑल ऑफ देम इन द सेम ब्रश, आई एम ओनली स्पीकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म कंपैरिजन। फिरोज, रिटर्न कंपैरिजन को अगर देखें तो आपने एक डेटा खंगाला है जिसमें जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस है, एआईएफ्स हैं, उनके पिछले 1, 3, 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो क्या तस्वीर यहाँ बयां करते हैं? स्वाति जी, ये देखिए, ताकि बायस ना हो, क्योंकि डेटा में कभी भी कोई कलर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पानी की तरह। तो टॉप 5 एयूएम के आधार पे, साइज के आधार पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स चुनी गई हैं और टॉप 5 पीएमएस चुनी गई है। फॉर एग्जांपल, तो सबसे बड़ी एसेट्स के माध्यम से अगर ऑन दैट क्राइटेरिया, कोटक फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और एक्सिस फोकस्ड 25, ये टॉप 5 स्कीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम। माना कि इनमें काफी सारी स्कीमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट इनका जो प्रदर्शन है, एवरेज प्रदर्शन है -2.41 1 ईयर का, 3 इयर्स का 37.75 एंड 5 इयर्स का 15.17 कंपाउंडेड पर एनम रिटर्न्स हैं। ये टॉप 5 एसेट्स के आधार पे म्यूचुअल फंड। टॉप 5 साइज के हिसाब से पीएमएसएस कौन से हैं? एएसके का इंडिया एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो, मोतीलाल ओसवाल का एनटीडीओपी, व्हाइट ओक का इंडिया प्रायोनियर्स इक्विटी, मार्सलस का कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स एंड एएसके का इंडिया सेलेक्ट पोर्टफोलियो। ये 5 पोर्टफोलियोज जो हैं एयूएम के आधार पे, पीएमएस बाजार जो सोर्स है उससे ये टॉप 5 आते हैं। इनकी जो रिटर्न लास्ट 1 ईयर की एवरेज है -10.83 और 3 साल की है 19.65 एंड 7.75 5 इयर्स की। तो तीनों टाइम फ्रेम्स में बिगेस्ट 5 equity mutual funds and biggest 5 PMSs equity mutual funds win over all 3 time frames. Of course, ये टॉप साइज के आधार पे है, परफॉर्मेंस के आधार पे टॉप 5 चुने तो और आउटपुट अलग आ सकता है, बट दिस इज वन कंपैरिजन। ऐसे ही हमने एआईएफ में देखा, एआईएफ में थोड़ी गुड न्यूज थी, उन्होंने म्यूचुअल फंड पीएमएस दोनों को मात दी है, टॉप 5 एआईएफ बिफोर कॉस्ट। फिरोज, एआईएफ इनके निवेशक तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही है वो 1 करोड़ है। यस स्वाति जी, इनके जो 1 करोड़ प्लस की टिकट साइज है तो काफी सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर्स एलिमिनेट हो जाते हैं।
जैसे आपने देखा होगा 50 लाख से ज्यादा की सैलरी इंडिया में कमाने वाले सिर्फ 2019 में 3 लाख कुछ लोग थे। तो इंडिया में 0.5% एक एआईएफ की टारगेट ऑडियंस हो सकती है, अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई हो सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ टिकट है, 0.1। और 0.2 एआईएफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि काफी सारी और चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कमोडिटीज कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, जो रेगुलेटरी टाइटनेस होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रिटेल निवेशक भी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो उनको काफी जानकारी नहीं होती है। एक एचएनआई एआईएफ में जाते हैं क्योंकि मिनिमम टिकट 1 करोड़ है, तो उधर रेगुलेटरी जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है मैनेज करने के लिए, वो काफी अधिक होती है। तो बट एआईएफ तभी करना चाहिए जब आपको वही चीज म्यूचुअल फंड में ना मिल पाए, तभी आप, जैसे आनंद राठी के पास भी एक एआईएफ लाइसेंस 3 है, काफी सालों से है। हम उसका प्रयोग तभी करना चाहते हैं जब म्यूचुअल फंड और पीएमएस में वही चीज नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। एआईएफ शुड बी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स को, और उसका परफॉर्मेंस देखें तो भी वो फ्लेक्सिबिलिटीज है, फंड मैनेजर्स ने जस्टिस की है। तो टॉप 5 जो एसेट्स के आधार पे, जिस साइज के आधार पे हैं, उसकी जो लास्ट 1 ईयर की रिटर्न आई है 8.9% की रिटर्न आई है, vis-a-vis म्यूचुअल फंड्स की -2.41। So this is also a good data that fund managers use the flexibility, Swati ji.